गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का क्या नाम है? गांधी जी, है ना। गांधी जी को हम सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गांधी जी को ना जानता हो। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग गांधी जी के बारे में जानेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जितना भी बुक वर्क है सब कुछ हम लोग लिख के देखेंगे, चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, अगर इस दौरान आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी, सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। LLB कौन करते हैं? वकील लोग जो होते हैं। ठीक है, गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए। अब ये जो लेखक साहब हैं, है ना, कौन? अदीब जो ये इस कहानी को लिख रहे हैं, ये कहते हैं 1921 की बात है, जब गांधी जी मेरे वतन मेरठ तशरीफ़ लाए। यानी वो लेखक जो हैं, जो अदीब हैं, जो जिन्होंने ये लिखा है, मुसन्निफ़, वो कौन से वतन में रहते हैं? मेरठ में रहते हैं। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरज़ू बर आई मतलब होता है पूरी हो गई। ठीक है, मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया। यानी मुझे गांधी जी से मिलने का मौका मिल गया। बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, देसी क्यों नहीं पहनते? ठीक है, अचकन शेरवानी की तरह ही एक ड्रेस है, वो पहने हुए थे वो। तो गांधी जी ने उनसे बातें की और उसके बाद उनकी अचकन को देखकर कहा कि भाई, कि तुम ये भी देसी पहनो, यानी अपनी हिंदुस्तानी पहनो, ये बाहर मुल्क की क्यों पहनी है? आपको पता होना चाहिए 1921 में हमारा देश गुलाम था, है ना, यानी अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने लिखा है, मैंने अर्ज़ किया, यानी मैंने कहा, 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ, देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं? आपको पता होना चाहिए, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, है ना। हिंदी में या SST में आपने चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी। गांधी जी ने अलग अलग वो आंदोलन चलाए थे आपके, है ना। जिसमें एक आंदोलन था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज़ी चीज़ों का बाइकॉट करेंगे, यानी हम वो कोई भी चीज़ें नहीं पहनेंगे जो अंग्रेज़ों ने बनाई हैं, है ना। हम हर चीज़ देसी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपने उनकी बहुत सारी तस्वीरें चरखे के साथ बैठे देखी होंगी। क्यों? क्योंकि वो अपना कपड़ा अपने हाथ से बुनते थे। ठीक है, और उसी से ही वो धोती और या ऊपर जो स्टॉल होते हैं शॉल टाइप की, वो पहनते थे। ठीक है, तो अब गांधी जी ने जब उसने ये कह दिया कि भाई मैं इतनी सारी देसी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, आम भी देसी खाता हूँ, पान भी देसी खाता हूँ, आलू भी देसी खाता हूँ, चीनी भी देसी ही खाता हूँ। ठीक है, तो गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहकहा लगा के फरमाया, यानी बहुत ज़ोर से हंसे और उसके बाद बोले, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। एक ही देसी चीज़ का तो और इजाफा होगा। यानी जब आप इतनी सारी चीज़ें देसी कर ही लेते हैं तो एक चीज़ और बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसके बाद मुतादाद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में से उसी 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता। यानी क्या हुआ? मतलब पहली बार तो वो वहाँ मिले, पहली बार जो चीज़ों का डिस्कशन हुआ, फिर कहते हैं कि मैं गांधी जी से कई बार और मिला, तो गांधी जी को हमेशा वो मेरी चारों चीज़ें याद रहती थी और 5वीं चीज़ जो उन्होंने करने के लिए कही थी, उन्हें वो भी याद रहती थी। ठीक है, अभी देखिए 1921 से अब हम कहाँ पहुँच गए? 1945 में। 1945 का ज़माना था, यानी आज़ादी से 2 साल पहले की बात हो रही है। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। ठीक है, क्योंकि अब गांधी जी भी वहीं थे और वो भी मसूरी गया हुआ था, तो वो भी वहाँ पे मतलब उनके पास जाता था बातचीत करने, सलाम दुआ करने। लिखते हैं, मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मज़दूर आए हुए थे। लद्दाख
कश्मीर में एक जगह है, यहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। जैसे दिल्ली के रहने वाले देहलवी, है ना, लखनऊ के रहने वाले लखनवी, ठीक है, इसी तरह से लद्दाख के रहने वाले लद्दाखी। तो लिखते हैं वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते हैं। ये सब के सब या उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघे और पेबंद लगे हुए शलवार के सिवा, यानी वो इतनी चीज़ें थी, ठीक है, शिवाले के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था, ठीक है, यानी सिर्फ मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास ढंग से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गद्दा, है ना, यानी आधा बिछाया और आधा ओढ़ लिया। उन्हें इसी हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर करना शुरू किया। इसी सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत तामीर की तहरीक, यानी इमारत के तामीर की तहरीक शुरू की, है ना, यानी उन्होंने इमारतें बनवाना भी शुरू कर दी, तहरीक भी शुरू की, जहाँ पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनके इसका किराया ना लिया जाए, यानी उनसे इन चीज़ का किराया भी नहीं लेना है, ठीक है। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के अलावा भी हुए थे, यानी अब वादा भी हुआ था कि वो इसे सब कुछ कर देंगे, ठीक है। लेते हैं एक दिन मैं बैठा हुआ था, ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए, ठीक है, यानी अब वो जिक्र चला कि भाई उस इमारत का नाम हमें क्या रखना है, ठीक है। तो कहा कई नाम तजवीज़ हुए, यानी बहुत सारे नाम बताए गए कि हम लोग ये रख सकते हैं, हम लोग ये रख सकते हैं, ठीक है, मगर गांधी जी को कोई नाम पसंद ना आया, यानी सबने अपने अपना बताया कि आप ये नाम रख लीजिए, ये नाम रख लीजिए, लेकिन गांधी जी को कोई भी नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं रखेंगे हम, ठीक है। आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। क्या कहा जाए? धर्मशाला, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, लोग आके रुकेंगे, इसे हम धर्मशाला कहेंगे, ठीक है। मैंने अर्ज़ किया इस इमारत का नाम अब गरीब खाना क्यों नहीं रखते, ठीक है, यानी अब क्या होता है जब हम इज़्ज़त में आते हैं ना, तो अपने आप को किसी बड़े आदमी के सामने अपने आप को नीचा दिखाने के लिए हम कहते हैं कि भाई आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाइए। हालांकि मेरा घर महल जैसा भी हो सकता है ना, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, किसी अपने से बड़े, जैसे अब मैं अपने प्रोफेसर से बात करूं और उन्हें मुझे अपने घर लाना हो, तो मैं अपने प्रोफेसर से ये कहूँगी कि सर आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए, आपकी दावत है ना। असल में मेरा घर गरीब खाना थोड़ी ना है भाई, ये तो बहुत अच्छा घर है। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरह से गरीब खाना उस घर को कहा जाता है जो अपना घर हो। तो किसी बड़े के सामने हम अपनी आजिज़ी का, इनकिसारी का कहते हैं ना, इसकी वजह से हम उसे क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे, यानी एक मिनट बेटा, ठीक है, लिखते हैं एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे, बोले गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। मैंने कहा जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं, ठीक है, यानी अपने आप को कमतर दिखाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये एक तहजीब है, खुद को गरीब फ़र्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मायने गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं, है ना। तो कह रहे हैं ये घर जो हम लोग बनवा रहे हैं, गांधी जी बनवा रहे हैं, वो असल में गरीबों के लिए तो बनवा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका नाम गरीब खाना रख दीजिए, ठीक है। लिखते हैं गांधी जी को ये नाम पसंद आया। इसके बाद मुझे ना मालूम हो सका कि वो इमारत बनी भी है या नहीं और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं, ठीक है। ये इन्होंने सिंपल सी एक बात बता दी। अब दूसरा किस्सा शुरू होता है। अब कहते हैं गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई, ठीक है, के कवायद बड़े सख्त थे कि आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे काम करना है, नेक इंसान बनना है और सच्चाई हमेशा रखनी है साथ, है ना। यानी झूठ रत्ती भर नहीं बोलना, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए आप झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक के बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी, यानी उन सब बातों को उन्हें भी मानना पड़ता था। एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे,
दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें। ठीक है, यानी पहले उन्हें काम क्या मिला, झाड़ू देने का। आगे लिखते हैं, उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उन्स था। उन्स मतलब मोहब्बत, लगाव। ठीक है, और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे, यानी वो भी उससे बहुत मतलब मिलते घुलते थे, वो भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक नींबू छीनना चाहती थी। नींबू मतलब नींबू, लेमन। ठीक है, वो उस लड़की के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसे धक्का दिया, लेकिन नींबू नहीं दिया, है ना। यानी उसे कहा नहीं, हम तुम्हें नींबू नहीं देंगे। उसे थका दिया खेल खेल में, लेकिन नींबू नहीं दिया। वो बच्ची क्या चाहती थी, नींबू लेना चाहती थी। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये नींबू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दिया जा सकता था। ठीक है, यानी क्या हुआ, वो नींबू जो था वो आश्रम में कोई मरीज था उसके लिए था। ठीक है, और एक ही नींबू था तो इसलिए बच्ची को नहीं दिया। जब लड़की रोने लगी तो उसने नौजवान से कुछ समझना मतलब उस नौजवान को कुछ समझ ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने नींबू को हाथ में लेकर जोर से अपना हाथ हिलाया और ये इजहार किया, मतलब ये जाहिर किया कि जैसे नींबू को साबरमती नदी में क्या कर दिया है, फेंक दिया हो। मगर असल में ऐसा नहीं किया था, बल्कि नींबू को अपनी जेब में रख लिया था। अब लड़की का ध्यान नदी की तरफ गया और कहने लगी, मैं नींबू को नदी से निकाल लाऊंगी, किनारे पर ही तो होगा। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे अक्सर हम लोग बच्चों के साथ करते हैं कि नींबू ले, कोई भी चीज़ है उन्हें छुपाने के लिए कहते हैं ना, कौवा ले गया, चिड़िया ले गई, है ना। ऐसे ही उसने क्या काम करा, नींबू को तो अपनी जेब में रख लिया, लेकिन उसे ऐसा दिखाया कि शायद ये नींबू जो है हमने नदी में फेंक दिया है। नौजवान ने जवाब दिया, नींबू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे नहीं निकाल सकती, बात आई गई हो गई। ठीक है, अब क्या हो गई, बात आई गई हो गई, यानी बात खत्म हो गई। ये मुहावरा है, आई गई हो जाना। ठीक है, यानी बात खत्म हो गई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ नींबू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर गया। लड़की हक्का बक्का रह गई और नफरत से नौजवान की तरफ देखकर बोली, अच्छा आपने मुझसे झूठ बोला, नींबू आपकी जेब में रख लिया था और मुझे कह दिया था कि मैंने इसे नदी में फेंक दिया है। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की, मैं बापू से कहूँगी कि आप झूठ बोलते हो, है ना। बापू गांधी जी को कहा जाता है, और गांधी जी ने तो कहा था कि झूठ कोई नहीं बोलेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कैसे वो बच्ची आके गांधी जी से शिकायत कर रही है, गांधी जी बैठे पढ़ रहे हैं कुछ, है ना। चलिए देखिए क्या लिखते हैं। ये कहकर वो भागी और सीधे गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया कि फलां आदमी ने इस तरह झूठ बोला। गांधी जी ने कहा, हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा क्या बात थी। उसने सारा किस्सा सुना दिया और कहा, यह सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ ना बोलो। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम बच्चों को जो सिखाते हैं ना, जो हम उनके साथ करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। अगर हम उनसे मजाक में झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे, और जब हम उन्हें डांटेंगे ना तो वो हमसे ये कहेंगे, आप मजाक में झूठ बोल रहे थे, हमने भी बोल दिया। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। किसने लिखा है ये? हामिद अल्लाह अफसर ने लिखा है। अब अगर हम यहाँ पे लफ्ज़ मायने की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, इश्तियाक। इश्तियाक मतलब शौक़, आरज़ू बर आना यानी कोई मुराद पूरी हो जाना। अचकन, अचकन कहते हैं शेरवानी जैसा एक लिबास होता है। देसी, देसी कहते हैं अपने देश का। कहकहा यानी ज़ोर से हंसना या ठट्टा लगाना। मुतादाद, मुतादाद मतलब होता है कई बार यानी एक से ज़्यादा। वक्फा, वक्फा मतलब होता है कुछ कुछ गैप से, है ना, खाली जगह, कुछ गैप में काम करना, है ना, कि 2 घंटे बाद ये करना, तो जो 2 घंटा है वो क्या वक्फा है। मकामात यानी मुकाम की जगह यानी कोई जगह। ठीक है, अब यहाँ लिखा है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है शलो का, यानी एक कुर्ते जैसा कुर्ता जो क्या करते हैं आपका सीने से कमर तक होता है, यानी एक तरह से कुर्ती ही समझ लीजिए आप।
ठीक है। पेबंद, पेबंद कहते हैं कोई अच्छा भला कपड़ा है वो फट जाए तो उस पर कोई दूसरे कपड़े का जोड़ लगा देना ही पेबंद होता है। तरस आना यानी रहम आना। इमदाद मदद की जमा है। तजवीज़, तजवीज़ कहते हैं कोई राय, कोई तरकीब। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है तहरीक। तहरीक मतलब होता है किसी काम के लिए बाहर आना या आपका आमदा करना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। धर्मशाला है ना, धर्मशाला मतलब होता है मुसाफिरों के ठहरने की जगह। इनके सारी यानी खुद को मामूली या कमतर दिखाना। बर्दाश्त, बर्दाश्त मतलब होता है सहना। आश्रम मतलब पनाहगाह। फ़र्ज़ करना मतलब वक्ती तौर पर मान लेना। ठीक है, फ़र्ज़ कर लीजिए आप राजा हैं, यानी कि इमेजिन कर लेना एक तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है नेक चलनी। नेक चलनी मतलब अच्छी चाल चलन। इसके बाद देखिए कवायद, कवायद मतलब होता है ग्रामर वगैरह, है ना, उसूल। इसके बाद दस्तूर लिखा है। दस्तूर का मतलब क्या होता है, कायदा कानून, वही चीज़ है। उन्स मतलब मोहब्बत प्यार लगाओ। मानूस मतलब भी होता है जानना पहचानना। तंग आना यानी परेशान हो जाना। हक्का बक्का रह जाना मुहावरा है, हैरत में रह जाना। आइंदा मतलब आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपके कुल 9 सवालात हैं। ये हम लोग किस में करेंगे, आंसर शीट में करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ आपकी खाली जगह है, ये सब हम लोग आंसर शीट में डिस्कस करेंगे। वाहिद जमा, है ना, लफ्ज़ों को जुमलों में मिलाना, ये सारी चीज़ें हम लोग आंसर शीट पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए आप यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं कि पहले का आंसर क्या है, गांधी जी कहाँ तशरीफ़ ले गए थे। तो गांधी जी कहाँ तशरीफ़ ले गए थे, मेरठ ले गए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके क्या फरमाया था। तो गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया था कि भाई देसी क्यों नहीं पहनते। ठीक है, अगला सवाल देखिए लिखा है गांधी जी कह कहा क्यों लगाया। ठीक है, तो गांधी जी क्यों हंसे थे कह कहा लगा के। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिख देंगे कि भाई मुसन्निफ़ का जो जवाब था कि भाई मैं लगातार 3-4 चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ देसी, है ना, इस बात को सुन के वो ज़ोर से हंसने लगे थे। तो आपको बहुत लंबा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख दीजिए कि मुसन्निफ़ का जवाब सुनने के बाद भी गांधी जी हंसने लगे थे। ठीक है, अगला सवाल लिखा है गांधी जी मसूरी में किस जगह ठहरे हुए थे। तो आपको इसका जवाब पता है कि भाई पहाड़ी पर एक आपका बिरला हाउस था, उसमें ठहरे थे। अगला सवाल देखिए लिखा है कि भाई लद्दाखी मजदूर जो थे वो गर्मी के मौसम में मसूरी क्यों आते थे। तो लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में मसूरी इसलिए आते थे कि वो काम की तलाश कर सके, है ना, यहाँ रह के कुछ काम कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। तो देखिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है लद्दाखी मजदूरों पर गांधी जी को क्यों तरस आया। तो लद्दाखी मजदूरों पर गांधी जी को तरस इसलिए आया था क्योंकि वो बहुत गरीब थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए लिखा है गरीब खाना किसको कहा जाता है। तो असल में गरीब खाना जो है इनके सारी में अपने ही घर को कहते हैं, है ना, लेकिन असल में अगर हम लुग़वी मायने देखें तो गरीब खाने का मतलब होता है गरीब का घर, जहाँ कोई गरीब रहता हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए लिखा है सत्याग्रह आश्रम जो था आपका वहाँ किन कवायद की पाबंदी ज़रूरी थी। तो वहाँ पे नेक चलनी और सच्चाई की पाबंदी ज़रूरी थी। लिखा है बच्ची को नौजवान क्या वाकई धोखा देना चाहता था। तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, वो सचमुच धोखा नहीं देना चाहता था, है ना। अच्छा, अब आप लोग ने अपनी खाली जगह देखी होगी। तो पहली खाली जगह में आपका आंसर आ जाएगा शौक, दूसरे में आ जाएगा मुस्तकिल तौर पर, तीसरे में कहकहा, चौथे में आए, पाँचवें में मसूरी, छठे में गांधी जी और सातवें की जगह आठवां हो गया, यहाँ पे सातवें में गरीब खाना। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना था, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना थे। ठीक है, तो देखिए मवाक़े, मवाक़े जो है वो जमा होती है, इसका जो आपका सिंगुलर होगा वो क्या होगा, वाहिद क्या होगा, मौका। ठीक है, ख्याल, ख्याल आपका वाहिद है, इसका जमा क्या होगा, ख्यालात। मकामात, मकामात क्या है आपका, आपका प्लूरल है, जमा है, तो इसका वाहिद क्या बनेगा, मकाम। तजावीज़, ये आपका क्या है, ये आपका जमा है, तो इसका वाहिद क्या बनेगा, तजवीज़। इमारत, इमारत आपका वाहिद है, तो इसका जमा क्या बन जाएगा, इमारतें। ऐसी देखिए तरकीब, तरकीब क्या है, वाहिद है, तो इसका जमा क्या बनेगा, तराकीब। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो फिर वहाँ पे आपको दिए हुए थे कि लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बस मिसाल के तौर पे दे दिया है, जैसे तालिबे इल्म, तो मैं क्या है, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। ठीक है, वतन, हिंदुस्तान हमारा वतन है। ठीक, मौका, तो हम लिख देंगे मौका परस्त लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, इजाफा, तालीम हासिल करने से इल्म में इजाफा होता है। खिदमत, हमें बड़ों की खिदमत करना चाहिए। तामीर, तामीर के काम में बहुत वक्त लगता है।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट में बचा है गौर करने की बात, तो लिखते हैं गांधी जी मेरे वतन मेरठ तशरीफ़ लाए। इस जुमले में तशरीफ़ लाए गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके मायने हैं गांधी जी आए। इस बात का ख्याल रखें कि ख़ुद अपने लिए तशरीफ़ लाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ये लफ्ज़ हमेशा एहतरामन दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। उस्ताद हमारे घर तशरीफ़ लाए, है ना। मामू हमारे घर तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारा दोस्त हमारे घर तशरीफ़ नहीं लाएगा, है ना, वो तो मुंह उठा के चला आएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हमसे बड़े हैं, जिनका हम एहतराम करते हैं, उनके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे घर तशरीफ़ लाए। सबक में नौजवान के लिए फ़ला आदमी इस्तेमाल किया है। इसे हम लोग गाँव वाली लैंग्वेज में फ़ला बोलते हैं, वरना फ़ुला होता है। ठीक है, लिखते हैं अगर किसी शख्स या चीज़ का ज़िक्र उसकी गैर मौजूदगी में नाम लिए बगैर किया जाए तो उसकी जगह पे फ़ला इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कहते हैं ना फ़ला काम कर लो, है ना। फ़ला मैं बता रही हूँ ना कि ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, इसलिए मैं मेरे मुंह से हमेशा फ़ला ही निकलता है, जबकि सही वर्ड फ़ुला है। ठीक है, जिसका हम नाम नहीं ले रहे उसको हम फ़ुला आदमी कहते हैं, फ़ुला आदमी फ़ुला चीज़। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। अगर लाइक कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी मर्ज़ी, करना हो तो करें, नहीं करना हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।